नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, लुसेंट का सीरीज लाने वाला हूँ, लुसेंट समान ज्ञान और लुसेंट विज्ञान का। तो ये आज का पहला वीडियो है लुसेंट समान ज्ञान सीरीज का मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का इसलिए मैं ला रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, एडीओ के, बीएसएससी के, चाहे सेंट्रल एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं, यूपी पीसीएस के होने वाले हैं, यूपी आयोग के, झारखंड आयोग के, एमपी आयोग के, रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं और बिहार के बहुत सारे एग्जाम होने वाले, टीआरई एग्जाम होने वाले हैं, लाइब्रेरियन के एग्जाम होने वाले, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम होने वाले हैं। कुछ भी एग्जाम होने वाले हो जहाँ पे ट्रेडिशनल जनरल स्टडीज के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे लुसेंट से 50 to 60% प्रश्न जरूर मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न उठा के देखेंगे, बीपीएससी हो, यूपी आयोग हो, झारखंड आयोग हो, कहीं भी कुछ भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, झारखंड दरोगा हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, 50 to 60% प्रश्न यहीं से आते हैं। इवन कि आप यदि 10 वर्ष के प्रश्नों का अच्छे से अवलोकन करेंगे तो यूपीएससी के जनरल स्टडीज के प्रश्न 20 to 25 क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलते हैं। ट्रेडिशनल पोर्शन होगा तो आएगा। तो ये सीरीज में इसलिए ला रहा हूं। और आज का सीरीज का जो पहला वीडियो है वो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक एकदम लुसेंट के अकॉर्डिंग, लुसेंट के टॉपिक के अकॉर्डिंगली चल रहा है। ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य, ये आज का पहला वीडियो का होगा। और मैं वीडियो बहुत छोटा बना रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो 12-12 घंटे के लोग मैराथन क्लास 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का, 5-5 घंटे का चलता है। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, छोटा होगा। कुछ वीडियो आधे घंटे के आसपास होंगे, कुछ आधे घंटे के कम होंगे, तो बहुत छोटा होगा ये वीडियो। और वीडियो इंट्रो पोर्शन में वीडियो का रहेगा, उसके बाद आपको ऑडियो प्रारूप में मिलेगा, जिससे कि आप लगा के आराम से सुन सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। कहीं चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एकदम लगेगा कि लुसेंट मेरे साथ हैं, रिकॉल करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 40वां चैप्टर से मॉडर्न हिस्ट्री का उत्तर मुगल सम्राट बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग इसको एकदम तेजी में पढ़ लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे। तो पहला शासक है उत्तर मुगल सम्राट का बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 12 ईस्वी। लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम तथा काम बख्श की हत्या कर दी। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। अब बॉक्स में है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज एवं संस्थापक। अवध के सादत खां संस्थापक थे। हैदराबाद के चिनकिलिज खां एवं निजामुल मुल्क आसफ जां, रुहेलखंड के वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, बंगाल के मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक के सादुतुल्ला खां, भरतपुर के चुरामन एवं बदन सिंह। नोट में है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क उपाधि दी। सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। नेक्स्ट है, इसी में खाकी खां ने बहादुर शाह को शाह बेखबर उपाधि दी। जहादर शाह 1712 से 13 ईस्वी। जुल्फिकार खां की मदद से जहादर शाह शासक बना। जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री बनाया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। किसने इजारा प्रथा की शुरुआत की? जहादर शाह ने। मैं पहले बोल चुका हूं, जो महत्वपूर्ण लगेगा मैं उस पर रिपीट करूंगा। जहादर शाह ने भी जजिया कर को समाप्त किया। जहादर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। नोट में है इंपॉर्टेंट, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फारुखसियर तीसरा हो गया ये। फारुखसियर 1713 से 19 ईस्वी में। सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली की मदद से फारुखसियर शासक बना। फारुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। 1715 में जॉन सुरमन भारत आया। यह शिष्ट
मंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नाम का डॉक्टर था। फर्रुखसियर के दरबार में कौन डॉक्टर आया था? तो हैमिल्टन, जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जॉन सुरमन और हैमिल्टन किसके काल में? फर्रुखसियर के काल में ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा, बस याद रखना है। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया एवं अंधा बनाकर मार डाला। रफी उद दराजात 28 फरवरी से 6 जून 1719, बहुत कम समय के लिए इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासक किया। रफी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719, सैयद बंधुओं ने रफी उद दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। यह अफीम का आदि था। अब नेक्स्ट शासक मोहम्मद शाह 1719 से 48, इसने निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौन के घाट उतार दिया। मौत के घाट होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। 1724 में निजामुल मुल्क वजीर बना। इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। किसके शासन के समय? मोहम्मद शाह के समय। किसने हमला किया? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 1737 में 37 में। इसी क्रम में ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त किया। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा, फारस चला गया। तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। मोहम्मद शाह के शासन में ही हैदराबाद के चिनकिलिज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब देखेंगे हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट का फ्लो चार्ट से शासक का नाम और ईस्वी, कभी कभी मिलाने दे दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 71वीं में आया हुआ था इस टाइप का मिलान करने के लिए, 71वीं बीपीएससी में। बहादुर शाह 1707 से 1712, जहादार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। नेक्स्ट शासक अहमद शाह 1748 से 1754। यह एक अयोग्य शासक था। इसने राजकाल के सभी काम उद्दम बाई को सौंप दिए थे, जिसे किवलाए आलम की उपाधि दी गई। उद्दम बाई किवलाए आलम। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, यह जहादर शाह का पुत्र था। इसी के समय 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। ठीक है। शाहजहां तृतीय, इसे मुही उल मिलत के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। इसके शासन काल में 2 निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी एवं बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी हुए। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां वह 1803 ईस्वी तक रहे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नोट में अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया।
एकदम फैक्चुअल। कितनी बार? 8 बार। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। नेक्स्ट शासक अकबर द्वितीय 1806 से 37। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। इसके शासन काल में के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। अकबर द्वितीय के समय में ही सारा खेला हुआ। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से प्रसिद्ध था। यह अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के इस समय दिल्ली में रहते थे। नोट में हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। अब नेक्स्ट चैप्टर्स है 41 चैप्टर्स। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने उत्तम आशा अंतरीप होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपने पहले व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउंटमैन जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। कार्नेलियन हाउंटमैन। अब हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन मतलब स्थापना, कब स्थापना हुआ। फिर देखेंगे प्रथम फैक्ट्री। तो यूरोपीय कंपनियों का स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 1498। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी 1600। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 1602। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। पुर्तगाली की फैक्ट्री कोचीन में 1503 में। डच की फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 में। अंग्रेज की मसूलीपट्टनम 1611 में। डैनिश की ट्रावनकोर 1620 में। अंग्रेज में कभी कभी मैं देखा हूं, मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई सूरत बोल देते, नहीं भैया सूरत तो बाद में स्थापना हुई थी, ठीक है। डेनिश ट्रावनकोर 1620 में। फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। ये प्रथम फैक्ट्री का नाम एकदम याद कर लेना भाई, मैचिंग दे देगा क्योंकि 71 का मैचिंग के देखकर लग रहा है कि कहीं भी मैचिंग दे सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पेगोडा को ढाला और पुलिकट को इस समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। अब है लड़ाई, कोलाचील की लड़ाई। कोलाचील, इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाओ के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध में से हुआ। एकदम याद करना भाई, एकदम याद कर लेना है, एकदम रोक के सुन के एकदम याद कर लेना है। एकदम बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, बाहर क्वेश्चन एकदम नहीं जाएगा। विश्वास नहीं हो प्रीवियस क्वेश्चन मिला लेना। और जब मैं ये बता रहा हूँ ये सीरीज में लूसेंट का,
लुसेंट बुक आप लोग के पास होगी ही, लेकिन पढ़ने में बहुत बोझिल लगती है, लेकिन कोई चीज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये सीरीज लाया हूँ मैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। टॉमस स्मिथ मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। यह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम, जिसको शाहजहां कहा जाता है, जहांगीर एवं शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुए। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किला बंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। गेराल्ड ऑंगियर 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की। बंबई शहर का स्थापना किसने किया? गेराल्ड ऑंगियर। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। नेक्स्ट है 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी। जॉर्ज चार्नॉक कलकत्ता और गेराल्ड ऑंगियर बंबई। ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टी ने वालिका कोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टॉपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली।
प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में हुई एक्स-ला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बना। इस युद्ध का कारण क्या बना? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फरजंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। नोट में 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फरजंग हैदराबाद का नवाब बना। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर तिरुचिरापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक युद्ध एक नज़र में देख लेते कर्नाटक युद्ध को। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी मिलाने के लिए एकदम याद रखना है। 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में ए-ला-शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1752 ईस्वी में स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस बुला लिया गया और 1754 ईस्वी में गोडेहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 61 में 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। नेक्स्ट चैप्टर से 42वां, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, भगीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज होता तकावी ऋण, प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं बंगाल के नवाब और उसका काल। मुर्शिद कुली खान 1713 से 1727, शुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खान 1739 से 40, अलवर्दी खां 1740 से 1756, 56, सिराजुद्दौला 1756 से 1757,
मीर जाफर 1757 से 1760 60। मीर कासिम 1760 से 1763। मीर जाफर 1763 से 1765। निजामुद्दौला 1765 से 1766। सैफुद्दौला 1766 से 1770। मुबारकदौला 1770 से 1765 ईस्वी। अब नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे, 23 व्यक्ति जिंदा बचे। पहले की जो बीपीएससी होती थी लगभग 70 से पहले या 69 में, या अभी भी पूछ सकता है कितने व्यक्ति थे वाला, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कितने व्यक्ति थे, गांधी जी के साथ मार्च में कितने व्यक्ति थे, तो इस टाइप का। तो व्यक्ति भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 23 व्यक्ति। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। पलासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। पलासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर को मुगदलपुर पहले बोला जाता था, स्थानांतरित किया। नोट: बंगाल की राजधानी का क्रम, पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम दूसरे के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।